नमस्कार साथियों आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की द्वितीय पुस्तक पीयूष प्रवाह का प्रथम अध्याय पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था उसे पढ़ेंगे। और साथियों ऑथेंटिक किताब है, एनसीईआरटी द्वारा लागू की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी यही किताब कक्षा 12 में हिंदी की अनिवार्य पुस्तकों में द्वितीय पुस्तक के रूप में ये चलती है। तो साथियों चलिए हम बिना किसी देर किए और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है उसने कहा बहुत प्रसिद्ध कहानी और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। यदि हम हिंदी पढ़ते हैं और इस कहानी के बारे में न जाने तो ये तो सही बात नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले कहानी का नाम है उसने कहा था। हम लेखक परिचय देख लेते हैं। साथियों पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे उनका जन्म 1883 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। और साथियों वो बहुत एक कम उम्र में ही इस संसार को अलविदा कह गए थे। 1922 तक ही वो इस पृथ्वी पर रहे और अपनी रचनाएं उन्होंने जो लिखी वो कालजयी रचनाएं लिखी एक तरह से। तो देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे, संपन्न थे। इनका प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियाँ भी लिखी। कछुआ धर्म, मारे सी मोही कुठाम आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। उन्होंने मासिक पत्रिका समालोचक का संपादन किया एवं वे नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे और 39 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। तो साथियों ये तो था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लेखक परिचय थोड़ा सा। अब अपन जान लेते हैं पाठ परिचय कि हमें इस पाठ में पढ़ना क्या है। तो देखिए उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ, उसकी पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी गई है। एक मार्मिक कहानी है और इसका जो कथानक है वो प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर चुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य है। बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करते हुए मृत्युशैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। तो साथियों जैसा कि आपको पता है ये कहानी हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट धरोहर है। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का जो पहला दृश्य है चलिए वहाँ से अपन शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान नाक पक गए हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों के अंगुलियों के पोरे को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भार वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। देखिए अमृतसर की ये उस समय की एक बहुत बोली भाषा बताई है कि वहाँ पर जी और साहब कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग एक दूसरे से वार्तालाप करते समय किया जाता था। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीने मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है,
तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगर में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अमर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। देखिए, जो दुकान पर एक लड़का और लड़की आए थे, वो दोनों आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, यानी वार्तालाप कर रहे हैं। तर्क वितर्क तो क्या, वार्तालाप कर रहे हैं। वो उससे पूछ रहा है कि कहाँ रहती हो, तो वो बताते हैं कि मैं यहीं पर मांझे में मैं अतर सिंह की बैठक में रहती हूँ, वे मेरा मामा है। मैं भी मामा के यहीं आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस वाक्य को ध्यान रखिएगा, ये कथन किसका है? परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तेरी कुड़माई हो गई। तो आपको बता दूं कि ये जो कथन है ये उस लड़के ने कहा। अब उस लड़के का नाम क्या था ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अगर अभी बता दूंगा तो फिर कहानी का जो सस्पेंस वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इस पर लड़की कुछ आँख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत्त मिला। एक दिन फिर जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ साल। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते के पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। तो ये प्रथम दृश्य चल रहा था कहानी का। अब अपन दूसरा दृश्य पढ़ते हैं। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ खारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस केवी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। तो देखिए, हमने पाठ परिचय में पढ़ा था कि ये प्रथम विश्व युद्ध से भी संबंधित है। ये कहानी जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य लड़ा गया, उसका वर्णन भी इसमें है। इसका जो कथानक है उसके इर्द गिर्द घूमता है। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सहारा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। देखिए, ये फौजी हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान देने की बातें ही कर रहे हैं। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा?
सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह कौन था? पलटन का विदूषक। विदूषक आप जानते हो क्या था? विदूषक कौन होता है? हंसी मजाक करने वाला, हंसी ठिठोली करने वाला, एक तरह का जोकर जिसको हम कह देते हैं, लेकिन वो हंसी मजाक करके हम सबका मन बहलाता है। तो ठीक वैसे ही वजीरा सिंह था, जो पलटन का क्या था? विदूषक था, यानी कि सबको हंसाता था वो। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहीं मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी के होरा को भी यहीं बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फरेंगी मैम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो ये यहाँ पर दूसरा दृश्य समाप्त हुआ कहानी का। अब हम कहानी का तीसरा दृश्य पढ़ते हैं। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 दिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है और आंख खाई के मुंह पर है, और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर बोधा सिंह का रहा। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से बुन कर भेज रही हैं मैं। गुरु नानक उनका भला करे, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नाही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50,000 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई।
कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते करते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहीं उड़ गए, कहाँ उड़ गए, और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पार नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक, पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दियासलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लेना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की हैं। साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक खड़के। देर मत करो। हुक्म तो यही है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बैल के बराबर के 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आहा मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना के पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले।
लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतना बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चलाकर लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, औरों से संभाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ से 8 लहना सिंह तक कर मार रहा था। वे खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेद तो रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा कर सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने और की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखी तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं,
लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तो ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। ये चौथा दृश्य था कहानी का। अब अपन पांचवा दृश्य पढ़ेंगे। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वे भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? दत्त कल हो गई, देखते नहीं। रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है और सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी इच्छा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी औरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा मेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। साथियों, ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुत प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, हमने पढ़ी। उम्मीद है आपने इस कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा। और ये कहानी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी
कथानक इसकी भाषा मार्मिकता लिए हुए है। 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था उसका जो कथानक इसका वहाँ से लिया गया है। तो ये कहानी हमने पढ़ी, कहानी का नाम सर्वविदित है। उसने कहा था, लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो एक बहुत प्रकांड लेखक हम उनको कह सकते हैं। तो चलिए आज का अपना ये जो कहानी थी वो समाप्त हुई। साथियों, इस चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कोई अगली रचना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।